स्टूडेंट्स, और हम लोग सेलो का समायोजन पढ़ रहे हैं। सेलो के समायोजन में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समायोजन हो चुका है। देखो, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का समायोजन नहीं, सेलो का समायोजन, हम लोग श्रेणी क्रम में सेलो का समायोजन पढ़ चुके हैं। तुम लोगों को बता भी चुके हैं कि अगर सेलो का समायोजन श्रेणी क्रम में किया जाएगा, ध्यान देना, हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि अगर सेलो का समायोजन श्रेणी क्रम में किया जाएगा तो बाह्य परिपथ में बहने वाली तुल्य धारा, बाह्य परिपथ में बहने वाली तुल्य धारा I इज इक्वल टू कैपिटल E1 प्लस कैपिटल E2 प्लस कैपिटल E3 डैश डैश कैपिटल EN अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस स्मॉल R2 डैश डैश स्मॉल RN। और इतना ही नहीं, एक और फार्मूला हम बना चुके थे, I इज इक्वल टू N कैपिटल E बाई कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। दो फार्मूले हो चुके थे। तो ये दोनों फार्मूले कैसे हैं, ध्यान देना। अगर सेल अलग अलग हो, मतलब अगर सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो तो ये फार्मूला, और अगर सभी सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध एक जैसा हो, मतलब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध एक जैसा हो, तो ये फार्मूला लागू होगा। ये हो चुका है। आज हम लोग सेलों का समायोजन समांतर क्रम में पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम में ये दोनों डेरिवेशन बहुत तेजी से और एक ही में हो गए थे, लेकिन जो समांतर क्रम का समायोजन है, समांतर क्रम में सेलों का समायोजन है, तो पहले हेडिंग के बारे में पढ़ लो। नोट लास्ट में सबको मिलेगा, नोट के लिए परेशान मत हो, पूरा ध्यान से समझते चलो। हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम में सेलों का समायोजन। हेडिंग क्या डालेंगे, समांतर क्रम में सेलों का समायोजन। अब देखो, समांतर क्रम में सेलों के समायोजन के दो पार्ट हो गए। समांतर क्रम में सेलों का समायोजन, तो जो समांतर क्रम में सेलों का समायोजन है, ये दो पार्ट में हमको पढ़ना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में तो एक में ही पढ़कर ख़त्म कर दिए, लेकिन जो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में उसे दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहला होगा जब सेलों का विद्युत वाहक बल, जब सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो, और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, समान हो। और दूसरा स्टेप पढ़ना पड़ेगा जब सेलों का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो। दोनों की डेरिवेशन अलग अलग कराने पड़ेंगे। बात समझ में कुछ आई होगी। समांतर क्रम में सेलों का समायोजन, अगर सभी सेल एक जैसे हैं, अगर सभी सेल एक जैसे हैं तो वहाँ पर डेरिवेशन अलग तरीके से होगा। और अगर ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो उनका डेरिवेशन अलग होगा। तो आज हम इन दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का पहला टॉपिक है समांतर क्रम में सेलों का समायोजन, जब सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो। ध्यान दो, आज का हम लोगों का टॉपिक होगा सेलों का समांतर क्रम में सेलों का समायोजन। ध्यान देना, हेडिंग हम लोगों का है आज का समांतर क्रम में सेलों का समायोजन, क्रम में सेलों का समायोजन। लेकिन किस कंडीशन में,
सेलों का समायोजन, लेकिन किस कंडीशन में, ध्यान देना, वो तुम ही लोग बोलोगे। कब? जब सेलों के ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? समान हो। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? समान हो। ध्यान देना। तो हम चर्चा करेंगे जब सेलों का ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध। तो हमने देखो, मान लिया मेरे पास n सेल हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो तुम लोगों को मालूम है जितने भी मेरे पास सेल हैं, सभी सेलों का अगर पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर जोड़ दें और सभी सेलों का निगेटिव टर्मिनल अगर एक पॉइंट पर जोड़ दें, तो ये कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। ये कम्बिनेशन क्या हो गया? पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। तो फिर देखो डेरिवेशन को, क्या मान लिया मेरे पास n सेल हैं, हमने मान लिया मेरे पास n सेल हैं। यहाँ पर ध्यान देना, एक सेल ये है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 है। एक और सेल है, विद्युत वाहक बल इसका E2 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। एक और सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E3 और आंतरिक प्रतिरोध R3 है। ऐसे ही n सेल लगे हुए हैं, ध्यान देना, ऐसे ही n सेल। और एक चीज़ और ध्यान दो, एक और कर सकते हो, सेलों का देखो E1 E2 माने ठीक है, सेलों का ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? समान है। तो सबको E और R मान सकते हो, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हेडिंग में ही है जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और ईएमएफ क्या हो? समान हो। तो हम सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल E और विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मान सकते हैं। ये मेरे पास 3 सेल हैं और अगर ऐसे n सेल होते तो भी उनको हम कंबाइन करते। अब देखो सभी सेलों का क्या कर देंगे? पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर जोड़ देंगे और सभी सेलों का निगेटिव टर्मिनल एक दूसरी पॉइंट पर जोड़ देंगे और इसकी सहायता से हम एक लोड रेजिस्टेंस यानी बाह्य परिपथ जोड़ देंगे। इस लोड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R है, ये पूंजी कैपिटल K है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर इस सेल से I1 धारा आ रही है, I1 करंट आ रहा है, इस सेल से I2 करंट आ रहा है, इस सेल से I3 करंट आ रहा है, तो बाहर करंट I इक्वल टू क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए। यानी लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जाने वाला होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, कोई डाउट नहीं। अब इसको लिखना हो तो सीधा सीधा तैयार रखो। माना 3 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R हैं को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ध्यान दो, हमने क्या है, 3 सेल लिया है जिनके विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है। तो सपोज करोगे कि माना 3 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R हैं को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो क्या होगा? इनके सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर और निगेटिव टर्मिनल एक दूसरी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो था इनसे बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हो, तो लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी, कोई डाउट नहीं। अब बस छोटा सा एक अब डेरिवेशन इसके नीचे हो जाएगा। तुम लोगों को मालूम है क्लास 10th में ही जब रेजिस्टेंस को तुम पैरेलल ऐड करते थे तो उनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल मिलता था वो सेम मिलता था।
तो यहाँ पर पोटेंशियल नहीं, विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है। तो जब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो सभी सेलों का विद्युत वाहक बल जो होगा ये किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं कि ये सभी सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ये सभी सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना, हम लिख सकते हैं तीनों सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं। अतः संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल, संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल, संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई होगा, क्योंकि तुम लोगों को हम बता चुके कि अगर सभी सेल एक जैसे हैं और वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब चलो, ये तीनों सेलों का विद्युत वाहक बल तो हो गया, तीनों सेल या संयुक्त सेल का हो, लेकिन संयुक्त सेल का रेजिस्टेंस, संयुक्त सेल का रेजिस्टेंस क्या होगा? अब देखो, अगर ये समांतर क्रम में जुटे हैं तो इनमें जो प्रतिरोध लगा है वो भी समांतर क्रम में जुड़ा होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर क्रम का फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पर लिखोगे संयुक्त सेल का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, समांतर क्रम का फार्मूला लगा दो 1/r' इज इक्वल टू 1/r1, r1 की जगह पर r है, 1/r2, 1/r3। मान लो ऐसे n सेल हो तो डैश 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 1/r होगा, डैश डैश जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/r प्लस 1/r होता तो क्या लिखते? 2/r। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r होता तो क्या लिखते? 3/r। तो ऐसे अगर n बार ऐड है तो हम लिख सकते हैं n/r, कोई डाउट नहीं। तो ये n टाइम्स हैं, n सेलों को जोड़कर हम अगर ये समायोजन बना रहे हों तो 1/r' इज इक्वल टू हो जाएगा n/r। तो r' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/n, कोई डाउट नहीं। अब देखो तुम लोगों का काम कहाँ तक पहुँच गया, ये r' का मान निकाल दिए, ये e निकाल लिए। अब हो क्या गया? देखो तुम लोग काम कहाँ तक कर चुके हैं। जो तुम ये समांतर क्रम में सेलों को जोड़ दिए हो, समांतर क्रम में जोड़कर जो संयुक्त सेल बनाए हो, समांतर क्रम में जोड़कर जो संयुक्त सेल बनाए हो, उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ चुका है? ध्यान देना, उस संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया है? संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल तुम लोग कितना नोट कर चुके हो? कैपिटल E। और संयुक्त सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या ले आए हो? आंतरिक प्रतिरोध ये देखो इसमें n/r। अब देखो तो बहने वाली धारा बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जब ये आ गया तो इससे बहने वाली धारा आसानी से निकाल सकते हो। अब इससे तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो संयुक्त सेल द्वारा बाह्य परिपथ में या बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? E/R प्लस स्मॉल r। ध्यान देना क्या होता है, बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? R प्लस स्मॉल r। तो स्मॉल r की जगह पर स्मॉल r डैश है। अब देखो I इज इक्वल टू कैपिटल E तो E ही है, लोड रेजिस्टेंस R ही था। R डैश का मान कितना आया है? देखो R डैश का मान कितना आया है? R/n। R डैश का मान कितना आया है? R/n। अब इसका जब हम LCM लेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE/N कैपिटल R बाई
प्लस स्मॉल आर। ये तुम्हारे सेलों के समायोजन के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा होगी यदि हम सभी प्रतिरोधों को सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दें। हम इस डेरिवेशन को बहुत जल्दी से इसलिए किए क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अब इसी तरीके से हम तुम लोगों को एक और टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं और उसको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। सेलों का समांतर क्रम में सेलों का समायोजन जब सभी सेलों के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हों। इसी टॉपिक को समझाने के लिए हम इस टॉपिक को बहुत जल्दी से ख़त्म किए। देखो अब फिर दूसरा टॉपिक क्या है, समांतर क्रम में सेलों का समायोजन। समांतर क्रम में सेलों का समायोजन, क्रम में सेलों का समायोजन, लेकिन कब? जब सेलों का विद्युत वाहक बल, जब सेलों का विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो। व आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? भिन्न भिन्न हो। अब ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। अब हम तुम लोगों को सेलों का समायोजन पढ़ाने चल रहे हैं और वो सेलों का समायोजन कब? जब ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? अलग अलग हो। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, केवल अगर जिन लोगों को किरचॉफ का दूसरा नियम समझ में आ गया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब की बार हम क्या कर ले रहे हैं, ये सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, टाइम कम देंगे। हमने मान लिया मेरे पास कोई 3 सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध, देखो ये कोई सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1। ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2। ये कोई और सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E3 व आंतरिक प्रतिरोध R3 है, को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो देखो हमने क्या किया, एक ये सेल उठा लिए जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 है, को हमने समांतर क्रम में जोड़ना शुरू कर दिया। एक और सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? E2 है, जिसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। एक और सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E3 और आंतरिक प्रतिरोध R3 है। इन सभी सेलों को हमने क्या कर दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो देखो तब की बार तो धारा से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब की बार दिक्कत होगी। इससे धारा I1 आएगी, इससे धारा I2 आएगी और इससे धारा, तो बाहर जो लोड रेजिस्टेंस में धारा जाएगी, जो लोड रेजिस्टेंस में धारा जाएगी वो देखो क्या होगी? I इज इक्वल टू क्या होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब की बार कुछ नाम दे दें, A, B, C, D। अब की बार किरचॉफ का नियम पढ़ने के लिए तैयार रहना। देखो डेरिवेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को कम से कम टाइम में समझाया जा सके। फिगर में कोई डाउट नहीं, अगर फिगर में कोई डाउट नहीं है तो सीधा सीधा हम लिखेंगे, माना 3 सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2 व E3 हैं तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1, स्मॉल r2 व स्मॉल r3 हैं, को समांतर क्रम में जोड़कर, ध्यान देना, को समांतर क्रम में जोड़कर एक संयुक्त सेल बनाया गया है जिनके द्वारा बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। तो लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। अब देखो हम जो मेन लाइन है वो समझाना शुरू कर रहे हैं।
तो लोड रेजिस्टेंस या बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगी, ज़रा ध्यान दो। बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा I = होगा I1 + I2 + I3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो इस सेल के समायोजन में कुछ है ही नहीं, अगर तुम लोग किरचॉफ का नियम पहले से पढ़ चुके हो। देखो तुम्हारे इस सर्किट में 3 बंद लूप बन रहे हैं। देखो पहला बंद लूप बन रहा है E1 A B C D E1। दूसरा बंद लूप बन रहा है E2 A B C D E2। तीसरा बंद लूप बन रहा है E3 A B C D E3। देखो एक बंद लूप बन रहा है E1 A B C D E1। तो अब देखो हम एक एक को समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक को तुम लोगों को समझाना हम शुरू कर रहे हैं, और तुम लोग यहाँ पर अब ध्यान से देखो। फिगर में कोई डाउट नहीं हुआ, और जब फिगर में कोई डाउट नहीं हुआ तो अब ये जो बंद लूप का हम नाम लिखे हैं, ये जो बंद लूप का नाम लिखे, इसी से हम काम करना शुरू कर रहे हैं। देखो हमने बताया 3 बंद लूप हैं। पहला बंद लूप क्या है? पहला बंद लूप देखो, बंद लूप, और ध्यान से जितने लोग नहीं काम करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा आज। बंद लूप क्या? E1 A B C D E1 में किरचॉफ के दूसरे नियम से। यहाँ ध्यान दो, ये तो समझ में आया। अब इसके बाद हम तीनों लूप में किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ का दूसरा नियम अब देखो, लगाने के लिए इतने को मिटा दो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, हम केवल तुमको समझ में आए इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखो एक बंद लूप बन गया कि नहीं बन गया? इस बंद लूप को हम कैसा सपोज किए? देखो E A B C D E, मतलब इस तरीके से चले हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस R है। R रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा क्या है? I = ध्यान दो, I = I1 + I2 + I3। तो इसको I = लिखे है ना, I × R लिख दिए। किरचॉफ का यही नियम है। फिर यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ है रेजिस्टेंस R1। यहाँ धारा ऊपर कितनी आएगी? I1 आएगी। तो यहाँ हम प्लस लिख दिए I1 R1 = कोई सेल जुटा है, एक सेल है, = E1। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो I1 R1 = E1 माइनस पक्षांतर कर दिए, क्या आ गया? I R। तो यहाँ से I1 = हो सकता है E1 माइनस IR बाई स्मॉल r1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये I1 का माना गया। ध्यान दो, हमने क्या किया, ये जो लूप बचा इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दिए। क्या लगा दिए? किरचॉफ का दूसरा नियम, और किरचॉफ का दूसरा नियम लगाकर जो उससे धारा I1 निकाल दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब देखो पहले इस फिगर में यहाँ एक और रेजिस्टेंस जुटा था, अरे सॉरी सेल, यहाँ एक और सेल जुटा था। ये सेल क्या था? विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध क्या था? R2। यहाँ से धारा क्या जा रही थी? अब इससे बंद लूप तुम मानो, अब इससे बंद लूप मानो। क्या? बंद लूप। बंद लूप का नाम क्या है आपकी बार? E2 A B C D E2। क्या? E2 A B C D E2 में किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो देखो यहाँ कोई सेल नहीं, यही एक रेजिस्टेंस है, धारा IR। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसमें धारा कितनी जाएगी? I2। तो यहाँ हम क्या लिख दें? प्लस I2। ये कितना है? स्मॉल r2 = कोई सेल E2। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट हम कर रहे हैं, I2 निकालेंगे जब, तो E2 माइनस IR = R2 होगा। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड मान लो।
इसको सेकेंड, कोई डाउट नहीं। देखो एक, अब इसको छोड़ दो, एक सेल यहाँ तो भी ऐसे लगा था जिसका विद्युत वाहक बल क्या था, E3 था, आंतरिक प्रतिरोध R3 था, यहाँ से धारा कितनी जा रही थी। तो फिर इसी के नीचे अगर हम डायरेक्ट तुमको बता दें कि I3 इज इक्वल टू आएगा E3 माइनस IR/R3, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसका मतलब तीनों बंद लूप से धारा I1 का मान हम निकाल दिए, तीनों बंद लूप से धारा I1 निकाल दिए, धारा I2 निकाल दिए और धारा हम क्या निकाल दिए, I3। बस थोड़ा सा और टाइम दो। हम लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा क्या लिखे हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, उसी को हम समीकरण 1 माने हैं। तो देखो समीकरण 1 में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। यहाँ पर हम अगर I1, I2 और I3 का मान रख दें तो लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा आ जाएगी। तो बस यही काम करने हम चल रहे हैं कि समीकरण 1 में I1, I2 व I3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में I1, I2 व I3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू I1 का मान जरा देखो क्या है, E1 माइनस IR बाई स्मॉल r1 प्लस I2 का मान क्या है, E2 माइनस IR बाई स्मॉल r2। I3 का मान क्या है, देखो E3 माइनस IR बाई R3। कोई डाउट नहीं। अब मुझे ये बताओ, अगर हम इसको ऐसे अलग अलग लिखें तो कोई डाउट है, E1 बाई R1 माइनस IR बाई R1, इसको कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे अगर हम इसको भी अलग अलग लिखें तो कोई डाउट, E2 बाई R2 माइनस IR बाई R2। ऐसे इसको भी अगर हम अलग अलग लिखें तो क्या होगा, E3 बाई R3 माइनस IR बाई R3। ठीक, अब एक काम करो, ये जो E1 वाला E वाला पोर्शन है इसको एक साथ ले लो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, इनको एक ब्रैकेट में कर लो और माइनस कॉमन लेकर इनको और इनको एक ब्रैकेट में कर लो। तो ये क्या हो जाएंगे, IR बाई R1 प्लस IR बाई R2 और प्लस IR बाई R3 इज इक्वल टू क्या होगा, I। यहाँ तक ध्यान दो, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। हम केवल इनको E1, E2, E3 को एक साथ, R1 और स्मॉल IR जो है उनको एक साथ कर लिए। ऐड इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर अलग था। अब देखो हमने क्या किया, इस साइड में भी I है और इसमें भी I है, तो हम क्या कर दिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिए और इधर ट्रांसपोज करके I को कॉमन ले लिए। तो जब I कॉमन लेकर हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखो यहाँ तो 1 बचेगा और प्लस इसमें से I बाहर गया, क्या बचेगा, R बाई स्मॉल R1 प्लस R बाई स्मॉल R2 प्लस R बाई स्मॉल R3 इज इक्वल टू, ये क्या बचा देखो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और प्लस E3 बाई R3। तो I इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और प्लस E3 बाई R3 बाई 1 प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल R1 प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल R2 प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल R3। यही तुम्हारे समांतर क्रम में सेलों के समायोजन के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा होगी। लेकिन अगर तुम्हारे सेल में बैटरी में n सेल जुटे हैं तो बस थोड़ा सा काम और कर दो। अगर n सेल जुटे हैं तो थोड़ा सा काम और इसमें ऐड कर दो, डैश 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 En बाई RN कर दो और बाई 1 प्लस कैपिटल R बाई R1 प्लस कैपिटल R बाई R2 डैश डैश कैपिटल R बाई स्मॉल RN।
इस तरीके से तुम लोगों के समांतर क्रम के समायोजन का कंप्लीट किए। इसको एक बार दो बार देख लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये तुम लोगों का आज का टॉपिक है। देखो यही हम समझाए हैं समांतर क्रम में से। देखो समांतर, अब नोट बना लेना, यही हेडिंग पढ़ाए हैं, समांतर क्रम में सेलों का समायोजन। हमने तुम लोगों को बताया था समांतर क्रम में सेलों के समायोजन दो पार्ट में है। जब सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तब के लिए ये डेरिवेशन कर लेना। अब और बाकी डेरिवेशन यहाँ है। देखो जब सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान होगा तो ये डेरिवेशन कर लेना। अब देखो पार्ट 2 आ गया। जब समायोजन में जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, तो उसके लिए देखो ध्यान से, ये फिगर है और ये तुम लोगों का उसके लिए डेरिवेशन है। ठीक, ये तुम लोगों का, और आगे फिर यहाँ से है, ये तुम लोगों का डेरिवेशन है। अब इसको तुम लोग ध्यान से देखना और नोट करना। एक बार दो बार जितनी बार संभव हो पाएगा उतनी बार इस वीडियो को देखकर अपना नोट बनाकर इसकी तैयारी कंप्लीट रखना, क्योंकि ये हर हालत में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।